अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऐसे इम्पोर्टेंट और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करते हैं कि प्रोड्यूस हो जनरेशन से जनरेशन तक। यानी न्यूक्लिक एसिड्स के बदौलत ही ऑर्गेनिजम्स जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोड्यूस होते हैं। अब एक साइंटिस्ट था जोनस नामी, जिन्होंने 1920 में ये फिनोमेना प्रेजेंट किया कि न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए से मुराद डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का आपको पता है कि ये एक स्टोर हाउस है हमारे हेरिडिटरी मटेरियल्स का। हेरिडिटरी मटेरियल्स बेसिकली क्या सलाहियत रखते हैं? ये कैरेक्टर्स और खसूसियात को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरी तरफ अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए बेसिकली प्रोटीन्स की साइंथेसिस करता है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये तो दो टाइप्स हुए न्यूक्लिक एसिड्स के। अब आते हैं डिस्कवरी की तरफ कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किन्होंने किया। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर नामी, जिन्होंने 1869 में न्यूक्लिक एसिड्स को फर्स्ट सेल और स्पर्म सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक मिशर 1869 में। और उन्होंने स्पर्स और स्पर्म सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियन का नाम दिया। जब पहले न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कवर हुए तो इनको न्यूक्लियन कहा जाता था। डिस्कवर्ड इन न्यूक्लियस, इसलिए इनको न्यूक्लियन कहा जाता था। फिर बाद में न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फेट ग्रुप के एसिडिक नेचर की वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया। ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दे कॉल्ड न्यूक्लियन एज न्यूक्लिक एसिड। और अब इनको न्यूक्लिक एसिड्स पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपोजिशन की, कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज़ से कंपोज हुए हैं। तो अगर हम इनके बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। यानी दोस्तों न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। एंड पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, यानी ये एक मोनोमेरिक सब्सटेंस जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, इनके पॉलीमर्स है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड होगा? न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बेसिकली कंपोजिशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। अब मज़ीद बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। दोस्तों अगर हम न्यूक्लियोटाइड को मज़ीद तोड़े, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की मज़ीद हाइड्रोलाइसिस और ब्रेकडाउन करें तो हमें मज़ीद 3 कंपोनेंट्स प्रोवाइड होते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड इन 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। सबसे पहला है नाइट्रोजीनियस बेस। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस बेस, और यहाँ पे ये आपको नाइट्रोजीनियस बेस जो मैंने ब्लू पॉइंटर से ड्रॉ किया है, ये एक नाइट्रोजीनियस बेस है। उसके बाद पेंटोस शुगर। अब दोस्तों पेंटोस शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये पेंटोस शुगर है, ये राइबोज भी हो सकते हैं और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है वो फॉस्फेट ग्रुप है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू पॉइंटर्स मैंने ड्रा किया है, PO4, ये बेसिकली एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि पेंटोस शुगर के साथ अटैच हुए होते हैं। ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का। और यहाँ पे दो फिनोमेना आपने MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा याद रखने होंगे। एक है न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड। दोस्तों ये एक मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का, और जब हम इस मॉलिक्यूल से ये फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे, इस फॉस्फेट ग्रुप के बगैर सिर्फ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस, इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड।
और हम न्यूक्लियोटाइड इसे कब कहेंगे, जब फॉस्फेट ग्रुप भी इनके साथ अटैच हो। दोस्तों जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कनेक्ट होते हैं, इस कनेक्शन को कहा जाता है या इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्या है दोस्तों, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने बात की थी कि जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक मोनोसेकेराइड है और दूसरी तरफ एक नाइट्रोजनस बेस है, तो इस लिंकेज को कहा जाता है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। अब दोस्तों आते हैं इनकी डिटेल की तरफ, यानी हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसिकली नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, पेंटोज शुगर्स क्या होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। दोस्तों नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। दोस्तों ये ऐसे बेंजीन नुमा हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। अब इनको बेसिस क्यों कहा जाता है, बेसिस बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर, यानी दोस्तों इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इसकी वजह से इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है, यानी इनके बेसिक नेचर की वजह से इनको बेस कहा जाता है। अब दोस्तों बेसिकली नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पायरामिडीन बेसिस एंड फ्यूरिन बेसिस। अगर हम पायरामिडीन बेसिस को देखें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है N2C4, यानी इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे और 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो है थायामीन जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, साइटोसिन जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, और दोस्तों यूरासिल जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्यूरिन बेसिस की, तो प्यूरिन बेसिस बेसिकली बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका फार्मूला है N4C5, यानी दोस्तों 4 इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और 5 इनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और दूसरा पेंटागोनल स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर हम देखें कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो एक एडेनिन है, एक ग्वानिन है जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली प्यूरिन बेसिस और पायरामिडीन बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप है, और नाइट्रोजनस बेसिस एक कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड बेसिकली किस चीज़ की कंपोजिशन करता है, न्यूक्लिक एसिड्स की, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। दोस्तों पेंटोज शुगर क्या होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डीऑक्सीराइबोस डीएनए एंड राइबोस आरएनए। दोस्तों अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं, ये बेसिकली पेंटोज यानी 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड्स होते हैं जो कि बेसिकली शुगर्स इन नेचर होते हैं, इसलिए दोस्तों इनको पेंटोज शुगर कहा जाता है। अगर हम डीएनए और आरएनए को देखें तो ये दोनों 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेंटागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो इनमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो इस कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आरएनए का जो फॉर्मूला है वो है C5H10O5, जो कि बेसिकली एक पेंटोज शुगर है। और अगर हम दूसरी तरफ डीएनए की बात करें तो डीएनए में दूसरे कार्बन पर H ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH नहीं होता। दोस्तों डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो है C5H10O4। इनमें एक ऑक्सीजन कम होता है। जो डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में वो इसी 2 कार्बन पर प्रेजेंट है, यानी आरएनए की दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और डीएनए के दूसरे कार्बन पर सिर्फ H प्रेजेंट है दोनों तरफ। और दोस्तों ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट्स की, फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फेरिक एसिड्स की।
दोस्तों बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड क्या करते हैं, कनेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, यानी दोस्तों दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अटैचमेंट बिटवीन पेंटोस एंड बेसिस कॉल्ड एज ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, जो हमने यहाँ पे जिक्र भी किया था कि जब एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलेंगे तो इनको कहा जाएगा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। इस बॉन्ड को जो इन दोनों को मिला रहा है उसे कहा जाएगा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। मजीद पढ़ते हैं दोस्तों, फॉस्फोडाइस्टर जो लिंकेज है वो भी बेसिकली किस चीज़ की वजह से होता है, फॉस्फेरिक एसिड्स की वजह से होता है। अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, आपको पता है कि दोस्तों न्यूक्लियोटाइड बेसिकली किस चीज़ की कंपोजिशन कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होकर आपस में कंबाइन होकर एक चेन की सूरत इख्तियार कर लेंगे और इस चेन को कहा जाएगा न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते कैसे हैं, वो इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो उन दोनों का जो बीच में कंपोनेंट है वो फॉस्फेट ही होगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ एक न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा और दूसरी तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा। तो फॉस्फेट बेसिकली क्या कर रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में अटैच और कंबाइन कर रहा है। तो दोस्तों जब एक फॉस्फेट ग्रुप दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करेगा तो बेसिकली उस लिंकेज या उस बॉन्ड्स को कहा जाएगा फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। क्योंकि डाइईस्टर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और दोस्तों जब एक फॉस्फेट फ्रंट से एक न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा तो वो जो पेंटोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 पर अटैच होगा। और दोस्तों जब एक फॉस्फेट ग्रुप एक पेंटोस शुगर के साथ बैक पर अटैच होगा या बिहाइंड अटैच होगा तो फिर वो कार्बन नंबर 5 पर शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बेसिकली क्या है। जब एक फॉस्फेट ग्रुप दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करता है तो उस बीच के फॉस्फेट ग्रुप में जो बॉन्ड्स बना है उनको कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मजीद पढ़ते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है डीएनए पर वो भी ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। दोस्तों अब आपको बताता चलूं कि डीएनए में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट है। तो फॉस्फेरिक एसिड पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डीएनए है वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि दोस्तों जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन नंबर 4 क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है और यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन नंबर 4 पर। इसकी वजह से जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। मजीद अगर देखें तो जो एसिडिक नेचर है डीएनए का वो भी ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि इसने हाइड्रोजन को तो रिलीज कर लिया, लेकिन अब ये खुद क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। और एसिड का आपको पता है कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे एसिड कहा जाता है। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से जो डीएनए है वो भी बेसिकली एसिडिक इन नेचर हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और इसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर्स और फॉस्फेरिक एसिड्स वगैरह इजीली और क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।